शुरुआत करते हैं दोस्तों आज के न्यूज़पेपर की हम भूगोल वाले हिस्से के साथ में। आज वर्ल्ड जियोग्राफी के अंतर्गत हम फ्रांस का मैप डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर फ्रांस का जो मैप हमको दिखाई दे रहा है ये फ्रांस का पॉलिटिकल मैप है। फ्रांस का राजनीतिक नक्शा यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन कौन से देशों के साथ में बाउंड्री शेयर करता है फ्रांस। तो फ्रांस यूरोपियन कंट्री है और आप देख सकते हैं कि यूरोप में कौन कौन से देशों के साथ में ये बाउंड्री को शेयर करता है। फ्रांस के यदि हम साउथ वाले हिस्से की तरफ में जाते हैं तो स्पेन के साथ बाउंड्री शेयर करता है। नीचे की तरफ में ही हमें मेडिटेरियन सी देखने को मिल जाएगा जिसको हम भूमध्य सागर बोलते हैं। इसके बाद भूमध्य सागर से आप थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो इटली के साथ में बॉर्डर शेयर होती है। इटली के बाद है स्विट्ज़रलैंड। स्विट्ज़रलैंड के ऊपर यदि हम जाएंगे तो जर्मनी है। इसके बाद थोड़े से हिस्से में लग्जमबर्ग है, फिर है बेल्जियम और फिर इस तरफ से आपको पूरा ये महासागर की सीमा यहाँ पर चालू हो जाती है। यहाँ पर आपको बे ऑफ बिस्के भी देखने को मिल जाएगी। इसके साथ साथ में इंग्लिश चैनल है जो कि यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस को अलग करने का काम करता है। दोनों देशों के बीच में हमें स्ट्रेट ऑफ डोवार भी देखने को मिलेगी जिसको हम जल संधि बोलते हैं। दोनों देशों को ये अलग कर रही है। इसके साथ साथ में ये जोड़ती है नॉर्बियन सागर और इंग्लिश चैनल को। ठीक है, तो ये बे ऑफ बिस्के है जो कि इसके पश्चिमी वाले हिस्से की तरफ में हमें जाना पड़ेगा तब पड़ेगा। इसके अलावा फ्रांस में और नीचे की तरफ हम जाते हैं तो गल्फ ऑफ लायन भी पड़ता है मेडिटेरियन सागर में। एक और छोटा सा देश है अंडोरा। ये एकदम छोटा सा है, बिल्कुल भी हमको नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये अंडोरा है। एक और ये मोनाको, एक और ये जगह है ये मोनाको। और फ्रांस का एक द्वीप भी है कोर्सिका, भूमध्य सागर में लोकेटेड है ये। अब आगे चलते हैं और देख लेते हैं फ्रांस के फिज़िकल मैप को। यहाँ पर जो फ्रांस है फिज़िकल तौर पर आपको दिखाया गया है कि इसकी फिज़िकल डेमोग्राफी क्या क्या, कौन कौन से पर्वत पठार मैदान आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, कौन कौन सी रिवर्स यहाँ पर होकर के गुजरती हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है हमारे लिए वो है पेरिस। फ्रांस की जो कैपिटल है पेरिस और ये सीन रिवर के किनारे में लोकेटेड है। यहाँ पर जो डार्क ग्रीन कलर आप देख रहे हैं ये ग्रीन एरिया बताता है कि ये जो एरिया है वो ऊंचा उठा हुआ एरिया है, ये पहाड़ वाला रीजन हो सकता है। तो फ्रांस का ज़्यादातर जो साउथ वाला हिस्सा है, दक्षिण वाले हिस्से की तरफ में आप जाओगे तो पहाड़ी एरिया आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। जैसे कि बॉर्डर के रूप में यदि आप देखेंगे स्पेन के साथ में पायरेनीज पहाड़ आपको देखने को मिल जाएगा जो कि स्पेन की बॉर्डर से लगभग लगा हुआ है। वहीं आपको आल्पस माउंटेन भी देखने को मिल जाएंगे, ठीक है, जो कि इटली से लगे हुए हैं। इसके अलावा और भी यदि आप ऊपर जाते हैं स्विट्ज़रलैंड की बॉर्डर के साथ में तो ज्यूरा माउंटेन्स है। लग्जमबर्ग के साथ बात करें तो वोगेस माउंटेन है जो कि उसके एकदम जस्ट साइड से लगे हुए हैं। इसके बाद बीच में आपको राइन रिवर देखने को मिल जाएगी जो कि सीमा बना रही है लग्जमबर्ग और स्पेन के बीच में। अब नदियों की यदि हम बात करें तो आप ये देख रहे हैं ये है सीन रिवर। डाइजॉन से होते हुए इस प्रकार से जा रही है पेरिस के बाद रुएन, पता नहीं कौन कौन से देश, और फिर जा कर के यहाँ पर अटलांटिक ओशियन में अपने पानी को गिराती है। इसके अलावा इसकी और भी महत्वपूर्ण कुछ रिवर हैं, जैसे कि यदि हम इसके साउथ वाले हिस्से की तरफ में आते हैं तो गारोन रिवर है। गारोन रिवर आप देख रहे हैं यहाँ पहाड़ी से निकली हुई है और इस प्रकार से जा कर के अपने अटलांटिक ओशियन में पानी को खाली करती है। इसकी सहायक नदी है लॉट रिवर। इसकी ये जो सहायक नदी है इसका तो नाम यहाँ पर नहीं बताया गया है। सीधे चलते हैं अब हम एडिटोरियल वाले हिस्से की तरफ और देखते हैं प्रमुख एडिटोरियल्स को। तो जो पहला एडिटोरियल हम डिस्कस करने वाले हैं वो भारत और फ्रांस के रिलेशन को बताता है। अभी हाल फिलहाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्रांस विजिट हुआ है।
तो यहाँ पर इंडिया और फ्रांस के रिलेशनशिप को बताया जाता है कि अपने आप में दोनों देशों के जो रिलेशन हैं वो यूनिक हैं और मल्टी डायमेंशनल हैं। ये नहीं कह सकते कि एक ही क्षेत्र में दोनों देश आपस में सहयोग कर रहे हैं, कोऑपरेशन कर रहे हैं, बल्कि ये जो सब्जेक्ट है मल्टी डायमेंशनल है। सेलिब्रेटिंग 25 ईयर्स ऑफ द इंडिया फ्रांस स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप, दोनों देशों के बीच में जो रणनीतिक साझेदारी का संबंध है उसको 25 साल पूरे हो चुके हैं। इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं दोनों देश। was at the top of the agenda during the प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 2-day विजिट टू फ्रांस। 2 दिन की विजिट में गए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस। तो यहाँ पर 25 साल पिछले हमारे कैसे बीते हैं, ठीक है, इसके ऊपर बातचीत हुई थी। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चीफ गेस्ट के तौर पर बुलाया गया था। इसके अलावा फ्रांस का जो सर्वोच्च सम्मान है वो सर्वोच्च सम्मान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रोवाइड किया गया था। तो फ्रांस की जो बेस्टले परेड है, यहाँ पर नरेंद्र मोदी को इनवाइट किया गया था एज ए चीफ गेस्ट के तौर पर। इट्स अ इंडियन ट्राई सर्विस पार्टिसिपेशन, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 3 स्तर की सर्विस पार्टिसिपेशन हो रही है। एंड वाज द सेकेंड टाइम दैट एन इंडियन प्राइम मिनिस्टर हैज़ बीन एक्सटेंडेड द इन्विटेशन। पहले मनमोहन सिंह को बुलाया गया था पहली बार 2009 में, इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बुलाया गया है। आने वाले 25 साल में क्या रोड मैप तैयार होगा दोनों देशों के बीच में, इसके ऊपर कुछ एग्रीमेंट हमको देखने को मिलते हैं जिसको हॉरिजॉन 2047 नाम दिया गया है। इसमें इंक्लूड है डिफेंस के क्षेत्र में कोऑपरेशन करना है, स्पेस सेक्टर, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर एनर्जी, क्लाइमेट चेंज, ग्रीन ट्रांजिशन। ग्रीन ट्रांजिशन का मतलब ये है भारत यदि कोई चीज़ अभी इस्तेमाल कर रहा है और उससे प्रदूषण हो रहा है तो उसकी जगह में कुछ ऐसा करे जिससे कि पॉल्यूशन ना हो, ऐसी टेक्नोलॉजी हम बोलेंगे उसको ग्रीन टेक्नोलॉजी। इसके साथ साथ में एजुकेशन के ऊपर कार्य किया जाएगा। पीपल टू पीपल जो संबंध हैं उनको मजबूत करने की कोशिश करी जाएगी। एक और जो रोड मैप था जिसको रिलीज़ किया गया था कि कैसे करके इंडो पैसिफिक रीजन में हम कोऑपरेट कर सकते हैं। इसके अंतर्गत मिलिट्री एक्सचेंज, नवल एक्सचेंज किए जा सकते हैं। इसके साथ साथ में एक ट्राइलैटरल डेवलपमेंट फंड भी स्थापित किया जाएगा ताकि इस रीजन के जो भी कंट्रीज़ हैं उनको थोड़ी बहुत हम सहायता मुहैया करा सकें। इसके अलावा एक और जो नई डील हुई है कि हम 26 राफेल और फ्रांस से खरीदने वाले हैं जिसको नाम दिया गया है राफेल एम। तो जो राफेल एम है स्पेशल प्रकार के हेलीकॉप्टर हैं, हवाई जहाज़ हैं जिनको आप समुद्री जहाज़ के ऊपर भी लैंडिंग करा सकते हैं, वहाँ से भी आप इसको उड़ा सकते हैं। मतलब देखा जाए तो ऑलरेडी जो राफेल हमारे पास है उसका एडवांस वर्जन है ये। इसके बाद बात करी जाती है सबमरीन को लेकर के। दिस टाइम फॉर द इंडियन नेवी 3 मोर स्कॉर्पियन सबमरीन इन कंटिन्यूएशन टू परचेज ऑफ 2008 में हम जो खरीदे थे पनडुब्बी उसी को कंटिन्यू रख रहे हैं और 3 पनडुब्बी हम और भी ज़्यादा खरीदने वाले हैं। इसके साथ साथ में एक एग्रीमेंट हुआ है हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड और सैफ्रान के बीच में कि दोनों मिलकर के हेलीकॉप्टर इंजन बनाएंगे। इसके अलावा इंडिया का जो भी इंटरनल मैटर रहा है उसमें फ्रांस ने कभी भी बीच में उंगली नहीं उठाई है, जैसे कि अदर कंट्रीज़ कर लेते हैं। लेकिन इंडिया का जो आंतरिक मुद्दा है, चाहे वो जम्मू कश्मीर वाला हो चाहे कुछ और हो, फ्रांस ने कभी भी इस चीज़ को ऊपर लेकर के नहीं गया। जबकि फ्रांस देखा जाए ना तो जो वेस्टर्न कंट्रीज़ इकट्ठे हुए थी और कह रहे थे कि रसिया को क्रिटिसाइज़ करेंगे, रसिया के ऊपर सैंक्शन लगाएंगे, तो उन सब मामलों में फ्रांस आगे रहा था। लेकिन इंडिया का क्या स्टैंड रहा था उतना ज़्यादा उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। इसके अलावा 1974 और 1998 में देखते हैं कि बहुत सारे कंट्रीज़ हमारे ऊपर सैंक्शन लगा रहे थे, उसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे लोग, लेकिन फ्रांस ने वेस्टर्न के जो सैंक्शन हैं उसको ज्वाइन नहीं किया था। फॉर इट्स न्यूक्लियर टेस्ट आइदर, इसके साथ साथ में यूरेनियम की सप्लाई हमें प्रोवाइड किया था तारापुर रिएक्टर के लिए। तो फ्रांस हमारा कहना चाहिए सच्चा मित्र है। तो मोदी की जो विज़िट है ऐसे टाइम में है
जब सेम टू सेम टाइम में यूरोपियन पार्लियामेंट ने डिसाइड किया था कि हम एक रेजोल्यूशन लेके आएंगे और क्रिटिसाइज़ करेंगे मोदी की गवर्नमेंट को कि ये मणिपुर में जो वायलेंस क्यों हो रहा है। इसके अलावा जो ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है, फ्रीडम ऑफ रिलीजियस इशू है, इन सब के ऊपर यूरोपियन पार्लियामेंट ने डिसाइड करी थी कि हम भारत को क्रिटिसाइज़ करेंगे। इसके बाद वाला जो एडिटोरियल हम डिस्कस करने वाले हैं वो इंडिया के आर्किटेक्चर सेक्टर से रिलेटेड है। आर्किटेक्चर के अंतर्गत पार्टिकुलरली हम जो चीज़ फोकस करेंगे यहाँ पर वो है बिल्डिंगें वगैरह, बिल्डिंगें बनाना, पुल बनाना, भवन बनाना। तो ये सब काम आर्किटेक्चर लोग किया करते हैं। हाल फिलहाल में हम देखेंगे कि संसद भवन का उद्घाटन किया गया है। इस बार संसद भवन को हम खुद स्वदेशी रूप से बनाए हैं, इसलिए आर्किटेक्चर लोग और आर्किटेक्चर वाला जो सेक्टर है कौन कौन सी समस्याओं से ग्रसित है, इसके ऊपर ये आर्टिकल लिखा गया है। जिस प्रकार से पार्लियामेंट बिल्डिंग का इनॉग्रेशन किया गया था, इससे तो आप कह सकते हैं इंडियन आर्किटेक्चर डिज़र्व करता है कि वो एक सेंटर स्थान प्राप्त करे रिसेंट इनॉग्रेशन ऑफ द पार्लियामेंट बिल्डिंग में। ऐसे बहुत सारे वेज हैं, बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे इवेंट हैं, ठीक है। वाज अबाउट द वैल्यू ऑफ डिज़ाइन एंड एबिलिटी ऑफ इंडियन आर्किटेक्ट, बहुत सारी चीज़ें आयोजित करी गई, बताया गया कि कितनी वैल्यू है इंडियन आर्किटेक्चर की, कितनी एबिलिटी है, कितनी क़ुव्वत है इंडियन आर्किटेक्चर की, जो कि इस प्रकार से इंड्योरिंग स्ट्रक्चर बना रहे हैं आज के समय में। इंड्योरिंग का मतलब होता है परमानेंट। वहीं बात करें हमारा देश का जो आर्किटेक्चर है कितना आगे अब तक बढ़ पाया है, तो ये जो न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग है इसने पब्लिक अटेंशन खींची है। टू ग्रोइंग रेपुटेशन, हमारे देश में आर्किटेक्चर लोगों की रेपुटेशन बढ़ेगी। इन्हेंस कॉम्पिटेंस, हमारे देश में प्रतियोगिता बढ़ेगी। एंड पोटेंशियल ऑफ आर्किटेक्चर प्रोफेशनल एंड इंडिया, इसके अलावा बताता है कि हमारे देश में आर्किटेक्चर प्रोफेशनलों की कमी नहीं है, हमारे पास भी कैपेसिटी मौजूद है। इसके बाद हम बात करते हैं कि आखिर कैसे करके हमारे देश का आर्किटेक्चर वाला जो सेक्टर है वो सफल हो सकता है। फिर भी देखिए, आर्किटेक्चर जो होता है अपने आप में सर्व नहीं करता, सफल नहीं हो सकता है केवल और केवल यदि वो यूटिलाइज़ कर रहा है ओकेजनल पब्लिक बिल्डिंग को, कभी काल सरकारी बिल्डिंग बना दिए, इससे हम उसको सफल नहीं मान सकते हैं। आर्किटेक्चर कैन एक्सटेंसिवली अटेंड टू पीपल्स ग्रोइंग नीड्स, आर्किटेक्चर को लोगों की ज़रूरत को समझना पड़ेगा और ज़रूरत के हिसाब से उन्हें सस्ती चीज़ें बना करके देना पड़ेगा। यही बात इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। हिस्ट्री की बात कर लें, अभी तक क्या क्या ऐतिहासिक कदम उठाए गए हैं आर्किटेक्चर सेक्टर में। आज के टाइम में आप देखेंगे भले ही जितनी भी प्रगति हुई है, अच्छी अच्छी चीज़ें हमें देखने को मिली हैं, लेकिन कुछ ही ट्रेंड आर्किटेक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे और कुछ ही एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऐसे हैं जो कि आगे बढ़ पाए हैं। पिछले 100 साल का ये डेटा यदि आप उठा करके देखेंगे तो बात यही आएगी कि कुछ लोगों को ही ट्रेनिंग मिल पा रही है, कुछ ही ऐसी संस्थाएं हैं जो कि आर्किटेक्चर के मामले में अच्छी खासी ग्रोथ कर रही हैं और कमाई कर रही हैं, बेहतरीन रिजल्ट दे रही हैं। आखिर ये कैसे संभव हो पाया है? तो ये चीज़ संभव हो पा रही है सरकार की मदद से। सरकार इस सेक्टर को बढ़ावा दे रही है, कह रही है कि नहीं आप ये पुल का डिज़ाइन बनाइए, ये मूर्ति बनाइए, ये घर बनाइए, ये बिल्डिंग बनाइए। इसके साथ साथ में प्राइवेट लोग भी सेवाएं लेने लगे हैं आज के टाइम में आर्किटेक्चर लोगों से। प्री इंडिपेंडेंस एरा की बात करें और क्या क्या चैलेंजेस हम फेस कर रहे थे, तो जो प्री इंडिपेंडेंस था और उस समय में जो चैलेंजेस हुआ करता था कि सबसे पहले तो हमें आर्किटेक्चर को अलग करना है, उसे परिभाषित करने की कोशिश करना है कि आर्किटेक्चर सर्विस जो है अदर प्रोफेशनल क्लाइमेट से अलग है। नहीं तो पता चला कि जो इंजीनियरिंग किया है उसे से ही आर्किटेक्चर का काम करवा ले रहे हैं। हमारे देश में कुछ फेमस आर्किटेक्ट हुए हैं जैसे कि जीबी महात्रे, ये मुंबई में हुआ करते थे, एलएम चिताले चेन्नई में। इन्होंने दिखाया है कि कैसे करके जो यंग प्रोफेशन हैं कुड ऑफर बाय बिल्डिंग कमेंडेबल स्ट्रक्चर फ्रॉम पेट्रोल स्टेशन, स्टेडियम एंड बैंक। ये जो यंग प्रोफेशन है इसके पास कैपेसिटी है कि वो जो है पेट्रोल स्टेशन बना सकता है, स्टेडियम बनाएगा, बैंक बनाएगा।
इसके अलावा हम नेशन बिल्डिंग की बात करते हैं और एक्सटेंसिव सपोर्ट देखते हैं गवर्नमेंट का रहा है कि नहीं रहा। इस सेक्टर ने बहुत सारे प्रोजेक्ट की डिमांड करी। इसके अलावा जैसे कि नए नए टाउन बस रहे हैं, इंडस्ट्रियल सेंटर बस रहे हैं, हाउसिंग बस रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना है। वहीं यदि हम बात करें ओवर रेटेड आर्किटेक्चुरल एक्सिस ऑफ दिल्ली, मुंबई एंड अहमदाबाद की, इनको ओवर रेट दिया गया है, ओवर रेटेड प्रोवाइड किया गया है। वहीं लेकिन अच्छी बात की बात करें यदि हम चटर्जी एंड पोक इन कलकत्ता, जेसी अलेक्जेंडर इन तिरुवनंतपुरम, चंदावाकर एंड थेकर इन बेंगलुरु मेड ए केस ऑफ गुड डिज़ाइन टू रीजनल कस्टमर एंड स्टेट गवर्नमेंट। इन्होंने क्या काम किया था, गुड डिज़ाइन प्रोवाइड किया, रीजनल कस्टमर बनाए, स्टेट को भी कस्टमर बनाने की इन्होंने कोशिश करी थी। यदि उत्तम जैन की यूनिवर्सिटी बिल्डिंग्स जोधपुर में वर इंस्पायरिंग, चार्ल्स कोरिया जयपुर म्यूजियम वाज डिसअपॉइंटिंग। वहीं यदि आप देखोगे कुछ चीज़ें हमें निराश भी करती हैं, जैसे कि उत्तम जैन की जो यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग है जोधपुर में, वो इंस्पायर थी चार्ल्स कोरिया की जयपुर म्यूजियम से, लेकिन ये हमें डिसअपॉइंटेड रही थी। यहाँ से आप सीख सकते हैं कि कैसे करके लोकल मटेरियल का इस्तेमाल करना है, कम्युनिटी के साथ आप कैसे काम करेंगे, हाउसिंग द पुअर लोगों को कैसे घर पर बना के देना है, परस्यूइंग एनवायरमेंटली कॉन्शियस प्रैक्टिसेस, के अलावा आपको एनवायरनमेंट का भी ध्यान रखना है। सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस के बारे में क्या कहा जाता है, कोऑपरेटिव रिफ्यूजी हाउसिंग इन फरीदाबाद, यहाँ पर सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस देखने को मिलेंगी। रूरल इंस्टीट्यूशन बाय आर्किटेक्ट्स ट्रेंड अंडर ल्यूरी बेकर, कुछ जो रूरल इंस्टीट्यूशन बनाए गए हैं और इसके जो आर्किटेक्ट हैं उनको ट्रेनिंग दी गई थी लॉरी बेकर के टाइम पीरियड में। क्राफ्ट बेस्ड बिल्डिंग भी बनाई गई हैं, रिजुवनेशन किया गया था बाई पारुल जावेरी एंड निमिष पटेल। इसके अलावा लो कॉस्ट टेक्निक मैन स्ट्रीम्ड बाई रेवाथी कामत हेराल्डेड सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस, इन्होंने भी सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को अपनाया था। यंग टैलेंट की यदि हम बात करें, पिछले 20 साल में वैरायटी ऑफ प्रैक्टिसेस इमर्ज होकर के आई हैं, अलग अलग प्रैक्टिस, अलग अलग टेक्निक हमको देखने को मिलती है, और यंग टैलेंट आपको तो लगभग 70% देखने को मिल जाएगा। आज का समय ऐसा हो गया है कि छोटे मोटे जो टाउन है वहाँ पर भी आर्किटेक्चर लोग अपनी सेवाएं प्रोवाइड करने लग गए हैं, मतलब पूरी देश दुनिया में फैलते जा रहे हैं। कुछ कुछ खास बातें हैं जिनको आप देख सकते हैं। आर्किटेक्चर के अंतर्गत आपको स्टनिंग ब्रिक वॉल्ट देखने को मिल जाएगा। स्टनिंग का मतलब अद्भुत और वॉल्ट का मतलब होता है मेहराब, ठीक है। तो आप जैसे ताजमहल को देखते हैं, उसका घर का जो दरवाज़ा है कैसे मेहराबदार है। ये स्कूल लाइब्रेरी में आपको कोपरगांव नियर शिरडी में देखने को मिल जाएगा। कुछ शेल्टर बनाए गए हैं एलिफेंट के लिए जयपुर में। इसके अलावा अश्विनी कुमार क्रीमेटोरियम सूरत में बनाया गया है। विलेज स्पोर्ट एनिमिटीज़ इन आदि सप्तग्राम इन वेस्ट बंगाल। ये कुछ एग्जाम्पल हैं जो कि बेहतरीन एग्जाम्पल आप इनको कह सकते हैं। इसके अलावा कौन कौन सी समस्याएं हैं जो आर्किटेक्चर वाला सेक्टर फेस कर रहा है। पहले नंबर की जो समस्या है वो लोगों की डिमांड को लेकर के, मार्केट की डिमांड को लेकर के है। दूसरे नंबर की समस्या है प्रोफेशंस की कॉम्प्लिसिटी, जिसके चलते चलते ये डाउट पैदा कर देती है आर्किटेक्ट्स के इंटरेस्ट को, कि कोई भी आर्किटेक्ट इंटरेस्ट लेगा कि नहीं लेगा। इसके साथ साथ में आपको यहाँ पर जेंडर डिस्पैरिटी भी देखने को मिल जाएगा। जेंडर डिस्पैरिटी को इस सेक्टर में बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा गया। ज़्यादातर आप देखेंगे लड़के लोग ही ये आर्किटेक्चर वाला काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ में गैप बढ़ते ही जा रहा है लो एकेडमिक स्टैंडर्ड का। इसके साथ साथ में इंक्रीजिंग प्रोफेशनल एंड इंडस्ट्री एक्सपेक्टेशन राइजेस कंसर्न। आपका जो एकेडमिक स्टैंडर्ड है वो लो है, वहीं इंडस्ट्री कह रही है कि हम एकदम हाई चीज़ चाहिए, तो ये बिल्कुल भी मैच नहीं खाता है। एग्जाम्पल के तौर पर आप देख लीजिए, ITI में जो चीज़ें सिखाई जा रही हैं और इंडस्ट्री वालों को जो चीज़ें चाहिए वो बिल्कुल भी मैच नहीं खाती हैं। कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि और ज़रूरी हो सकती हैं, इसके लिए जो है हमें डिज़ाइन यदि करना है मीनिंगफुल बिल्डिंग्स, रेनफोर्स एथिकल ओरिएंटेशन, हमारा जो ओरिएंटेशन है वो एथिकल होना चाहिए। मेक प्रैक्टिस मोर इंक्लूसिव, आप जो काम कर रहे हैं उसको समावेशी बनाइए। अपग्रेड करिए कॉम्पिटेंसी को,
टू बिल्ड एनवायरनमेंट फ्रेंडली सेंसिटिव बिल्डिंग, एनवायरनमेंट फ्रेंडली आपको बिल्डिंग बनाना है। एंड मीट द चैलेंजेस ऑफ टेक्नोलॉजिकल डिसरप्शन, टेक्नोलॉजिकल डिसरप्शन होता है कभी तो फिर उसको आप कैसे करके निपट सकते हैं। डिज़ाइंस के रोल के बारे में कहा जाता है इन इन्हेंसिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड कंट्रीब्यूशन टू द इकोनॉमीज बेस्ट रिलाइज्ड इन कलेक्टिव प्रोजेक्ट। डिज़ाइन का रोल काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है यदि ये आपको क्वालिटी को इन्हेंस करना है, क्वालिटी ऑफ लाइफ को इन्हेंस करना है, तो इसके लिए डिज़ाइन महत्वपूर्ण हो जाता है। थ्रू इट्स डिज़ाइन 2025 मास्टर प्लान सिंगापुर इनविजन यूजिंग डिज़ाइन एज ए की टूल टू स्ट्रेंथन द इकोनॉमी। एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है, डिज़ाइन 2025 मास्टर प्लान सिंगापुर के अंतर्गत उसने कहा है कि हम हमारी इकोनॉमी को कैसे करके मजबूत करने वाले हैं। ये काफ़ी इनकरेजिंग वाली बात है कि जो केरला की गवर्नमेंट है वो ट्राई कर रही है कि डिज़ाइन बेस्ड इकोसिस्टम को बनाया जाए टू बिल्ड एंड प्रिजर्व पब्लिक एसेट को प्रिजर्व करना है, बचा के रखना है। तो इसके लिए सरकार चाह रही है कि इस प्रकार का निर्माण किया जाए, डिज़ाइन बेस्ड इकोसिस्टम होना चाहिए। इसके बाद वाली जो न्यूज़ हम डिस्कस करने वाले हैं वो एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। तो यहाँ पर हम जो है हुलूक गिब्बॉन के बारे में देखने वाले हैं। जो पिक्चर आपको दिखाई दे रहा है यही है हुलूक गिब्बॉन। ये यूनिक माना जाता है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। ये वन ऑफ द 20 स्पीसीज ऑफ एप्स है जो कि हाई रिस्क मानी जाती है एक्सटिंक्शन की ये कगार में है। एप की ऐसी 20 प्रजातियां हैं जो कि विलुप्त के कगार पर हैं, उनमें से एक यही है हुलूक गिब्बॉन्स। द कंजर्वेशन स्टेटस ऑफ इंडियाज ओनली एप वाज ए काज फॉर कंसर्न। इंडिया का केवल एप की एक प्रजाति बची है। इंडिया के पास में क्या बोलते हैं नाम इसका, फिर भूल गया मैं, हुलूक गिब्बन एप की एक मात्र प्रजाति हमारे देश में मौजूद है, लेकिन ये भी खतरे की घंटी से जूझ रही है। गिबॉन जो है स्मॉलेस्ट एंड फास्टेस्ट माने जाते हैं जितनी भी एप्स की प्रजातियां हैं उनमें, जो कि ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में रहते हैं साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द एशिया में। तो ये जो हुलूक गिबॉन्स है वो इंडिया की नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन में पाए जाते हैं और एप की उन 20 प्रजातियों में से हैं जो कि ख़त्म होने के कगार पर हैं। एस्टिमेटेड पॉपुलेशन की बात करें यदि हम हुलूक गिबॉन्स की तो वो है 12,000। जितने भी एप्स होते हैं दे आर एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट। इनको हम किस कैटेगरी में रखते हैं, एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट की कैटेगरी में, विद डिस्टिंक्ट पर्सनालिटीज़ एंड स्ट्रॉन्ग फैमिली बॉन्ड। इनके परिवार के बीच का जो संबंध है बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है। अनफॉर्चुनेटली यदि देखें दुर्भाग्यपूर्वक करंट जो कंजर्वेशन का स्टेटस है गिब्बॉन स्पीसीज़ का वो अलार्म बजाने वाला है। हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन की कगार में ये पहुंच गए हैं। 1900 से लेकर के यदि बात करें तो जो गिब्बॉन का डिस्ट्रीब्यूशन और पॉपुलेशन है वो तेज़ी के साथ में डिक्लाइन हुई है, गिरावट हमको देखने को मिली है। विद ओनली स्मॉल पॉपुलेशन बची है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। इसके बाद नेक्स्ट वाली जो न्यूज़ हम डिस्कस करेंगे ये भी इन्वायरमेंट से ही रिलेटेड है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉमनली फाउंड सिसीडा स्पीसीज सेट्स फॉरेन टैग टू एम्ब्रेस इंडियन आइडेंटिटी। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे एक नए प्रजाति का कीड़ा आपको दिखाई दे रहा है। ये एक प्रकार से तो ये मक्खी है समझ लो। Foreign cicada that is commonly found in several part of the South India has assumed an Indian identity। इसको क्या माना जा रहा है, इंडियन आइडेंटिटी का माना जा रहा है। ये जो इंसेक्ट की स्पीसीज़ है आज के टाइम पीरियड में इसका नाम रखा गया है पुराना चिवेडा, आफ्टर इट्स मलयालम नेम चिवीदू के नाम से इसका नाम पड़ा है। used to be mistaken for Purana tigrina, a species that was first described in Malaysia in 1805। पहली बार इसका विवरण हमको देखने को मिलता है 1850 में मलेशिया में। इन व्यू ऑफ डिफरेंस इन देयर मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक, इनका जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक है वो थोड़ा सा हमें अलग टाइप का दिखता है, इनका रूप विज्ञान। द
द एसोसिएशन फॉर एडवांसमेंट इन एटोमोलॉजी हैज़ करेक्टेड द लॉन्ग स्टैंडिंग एरर इन टैक्सोनॉमिक आइडेंटिफिकेशन। पहले जो थोड़ी सी समस्या चल रही थी कि किस कैटेगरी में हम इसको रखना है, वो आज के टाइम में क्लियर हो गई है।